चार्ट है वो आपको बहुत बाय हार्ट होना चाहिए जर्मन में। आप इतने बड़े लेवल पे भी आ गए हो, एडवांस लेवल में हो, तो ये पर्सनल प्रोनाउंस का जो चार्ट है ना वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। आप A1 से ही करते आ रहे हो वैसे तो। इश का मतलब क्या होता है? आई। डू का मतलब इन्फॉर्मर। एयर का मतलब ही। जी का मतलब एस का मतलब ईयर का मतलब वी। ईयर का मतलब यू और। जी का मतलब के। और फॉर्मल जी का मतलब कैपिटल जी का फॉर्मल। माइन का मतलब टाइम का। इनको हिंदी में लिखना भी बहुत जरूरी है। तुम्हारा, तुम सबका, आपका, या फिर आप सबका। क्योंकि इंग्लिश में तो योर तीनों का मतलब क्या पता चलेगा। आकोजाटिव और डाटिव, मिश और मेयर दोनों का मतलब मी होता है। डिश और डियर दोनों का मतलब यू होता है। इन और इन दोनों का मतलब हिम होता है। जी और ईयर का मतलब दोनों का, ये तो इट्स हो जाएगा, अस हो जाएगा। वॉइस का दोनों का मतलब यू ऑल होता है। जी जी दोनों का मतलब देम होता है। और जी और इनन दोनों का मतलब, कई स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये भी यू है, ये भी यू है, ये भी यू है, ये भी यू है, और ये भी यू है। पता ही नहीं चल रहा कौन सा यू है, क्या कहाँ यूज करना है। तो देखो, जब आप यू सब्जेक्ट के तौर पे बात करते हो ना, जब किसी को भी आप सब्जेक्ट बना के बात करोगे, तो आप यू सिर्फ यहां से लोगे। और जब आप किसी को भी ऑब्जेक्ट बना के यू लोगे ना, तो वो यहां से लोगे। बस इतनी सी बात है। होता तो इंग्लिश में भी ये चार्ट ऐसे, बट दिक्कत ये है कि यू एग्जैक्टली सेम इन इंग्लिश। जैसे इंग्लिश में आपने चार्ट ये देखा था, आई माई मी, यू योर यू, ही हिज हिम, दे देयर देम। आपको याद आ रहा है बचपन का, स्कूल में जब थे तो ये करवाते थे आपको। अब कोई बच्चा वहां कहता सर मुझे तो ये यू दोनों सेम ही दिख रहे हैं, यू योर यू में यू भी सेम है, ये वाला भी और उधर वाला भी। तो टीचर ने भी सोचा क्यों इसका दिमाग खराब करें और क्यों अपना करवाएं, बच्चे को ये बोल दो हाँ दोनों सेम ही है। तो इंग्लिश में तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि दोनों दिख ही सेम रहे हैं। अब वो चाहे सब्जेक्ट समझ के लगाए, चाहे ऑब्जेक्ट समझ के लगाए, दोनों में सही चला जाएगा। बट जर्मन में दिक्कत है। जर्मन में अगर आप सब्जेक्ट लगा रहे हो तो इधर वाला यू पकड़ोगे, और जब ऑब्जेक्ट लगा रहे हो तो इधर वाला यू पकड़ोगे। अब कई स्टूडेंटों को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं समझ में आता कि सर हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं समझ में आता। अब जिसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं समझ में आ रहा, उसको तो धिक्कार ही हो सकता है, और क्या होगा। जो स्कूल में यही पढ़ाया गया है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इंग्लिश की शुरुआत ही आपने ऐसे करी है, तो जर्मन में अलग ही कहीं जाके आप सब्जेक्ट ढूंढ रहे हो, ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे होते, तो आपकी गलती है ना। तो कहने का मतलब है सब्जेक्ट होता है डूअर, जो काम कर रहा है वो कौन होता है? सब्जेक्ट। वो चाहे इधर आ जाए या उधर आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिसके ऊपर इम्पैक्ट आता है वो क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। अब मैंने बोला यू आर डूइंग योर होमवर्क, तो यू आर डूइंग योर होमवर्क, तो मैं ये यू जो है वो यहां से लूंगा या यहां से लूंगा, ये आपका दिमाग बताना चाहिए। ये यू है या ये यू है? यू आर यू डूइंग योर, तो ये वाला सब्जेक्ट है। अब इसमें भी स्टूडेंट परेशान हो जाता है, सर यू भी यहाँ पे भी तीन है, डू भी है, जी भी है और ईयर भी है। तो देखो ये तो हिंदी से कंपेयर कर लो। डू का मतलब तुम है, जी का मतलब आप है, और ईयर का मतलब तुम सब है। अगर आप अब हिंदी इंग्लिश तो कुछ बोलोगे नहीं, आप हिंदी में ही देखोगे अपने दिमाग में, तो तुम
तुम्हारा होमवर्क कर रहे हो तो डू आ जाएगा, डू मार्क्स दाइना हाउस ऑफ गार्डन। आप अपना होमवर्क कर रहे हो, जी माखन ईर हाउस ऑफ गार्डन। तुम सब अपना होमवर्क कर रहे हो, ईयर मार्क्ड और हाउस ऑफ गार्डन। ऐसे हो। अब अगर मैं सेंटेंस को मॉडिफाई करूं और अलग तरीके से करूं, तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, आई एम कॉलिंग यू। आई, ध्यान रखना एक्टिविटी कौन कर रहा है, डूअर कौन है, सबसे बड़ी बात तो बस इतनी सी है। आई एम कॉलिंग यू, तो ये जो यू है वो यहां से लोगे या यहां से लोगे, सब्जेक्ट से लोगे या ऑब्जेक्ट से लोगे। पहले तो अपोजिटिव डाटिव तो छोड़ दो, पहले तो ये बताओ सिर्फ सब्जेक्ट से वाले कॉलम में लोगे या ऑब्जेक्ट वाले में लोगे। ऑब्जेक्ट, पहले ये पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में लेंगे क्योंकि डूअर तो मैं हूं। आई विल कॉल यू, कॉलिंग का काम तो मैं करूंगा ना, और किसको कॉल करूंगा, वो तो ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है तो अब यहाँ पे भी दिक्कत हो जाती है। पहला तो ये पता लगाना सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट, तो ये तो क्लियर हो गया ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ दिक्कत ये हो गई, ये भी यू, ये भी यू, ये भी यू, तो वही हिंदी वाला ट्रांसलेशन। मैं तुमको कॉल करूंगा बोल रहा हूँ, तो तुमको कर रहा हूं तो ये डिश या डियर में से आना चाहिए, डिश या डियर में से। मैं तुम सबको कॉल करूंगा ओएश में से, ओएश में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, काम ही खत्म हो गया उसका, तो वो इंग्लिश वाली बात हो गई। और अगर मैं बोलूं मैं आपको कॉल करूंगा, जी या इनन हो सकता है, और मैं आप सबको कॉल करूंगा तो भी जी या इनन हो सकता है। ये दूसरा थॉट आता है। पहला आया कि सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, दूसरा आया कि कौन सा यूज कर रहा हूं इन तीनों में से, और तीसरा आया केस, आकुजेटिव लूं या डाटिव लूं। तो आकुजेटिव तब यूज होता है जब सेंटेंस के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट। तो अभी जो ये सेंटेंस चल रहा है उसके अंदर एक ही ऑब्जेक्ट है, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तो तुम्हें कॉल करने के लिए अपोजिटिव में आ गए, ये भी क्लियर हो गया। अब तुम्हें है तो तुम्हें तो डिश होता है, तो क्या हो जाएगा, इश रूफर डिश अन। अब मुझे बोलना हो मैं तुम सबको कॉल करूंगा, इश रूफर और इश अन, मैं तुम सबको कॉल करूंगा। मैंने बोलना हो मैं आपको कॉल करूंगा, इश रूफर जी एन। अब आपको बोलना हो मैं आप सबको ही कॉल करूंगा, इश रूफर जी एन। अब डाटिव में और चले जाते हैं। डाटिव के अंदर मैंने बोला आई एम सेंडिंग यू ए बुक, तो पहले बताओ आई तो सब्जेक्ट हो गया लेकिन मैं सेंड कर रहा हूं, और यू जो है वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, उसमें से देखोगे या इसमें देखोगे यू को, यहां पे देखोगे। आई विल सेंड यू एक ऑब्जेक्ट, ए बुक, यानी दो दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, तो बुक चली गई थिंग में तो अपोजिटिव हो गया, और पर्सन चला गया डाटिव में, तो क्या हो गया, डाटिव। अब मुझे बोलना है आई एम सेंडिंग यू ए बुक, तो मैं अगर बोलूंगा मैं तुम्हें भेज रहा हूं बुक, तो डियर आ जाएगा। मैं तुम सबको भेज रहा हूं तो वो तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उसको तो खत्म ही हो गया, ओएश। मैं बोलूं मैं आपको एक बुक भेज रहा हूं तो इनन, और मैं बोलूं मैं आप सबको एक बुक भेज रहा हूं तो भी इनन। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज मत होना। सुनने में तो दोनों सेम सुनाई देंगे, इनन इनन, बट ये स्मॉल है और ये कैपिटल है। एक इनन का मतलब देम है, और एक कैपिटल इनन का मतलब यू है। तो ये जो यू वाला कंफ्यूजन है ना, ये सबसे खतरनाक कंफ्यूजन है। ये मैंने 90% तो खत्म कर दिया आपका, अब ये मिड में और आ जाओ। ये होते हैं पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब है वो बिलोंगिंग दिखाते हैं, इनके बाद एक नाउन आना बहुत जरूरी है। मेरी कार, मेरा घर, उसका घर, उसकी वाइफ, ऐसे बोलते हो आप लोग, तो ये सेंटेंसेस में कैसे आएंगे, इनके बाद एक नाउन जरूर आएगा। और जब भी जर्मन में एक नाउन आती है तो एक आर्टिकल जरूर आता है। नाउन आती है तो आर्टिकल तो आता ही आता है ना, देर दी दास तो। और जब आर्टिकल आता है तो एंडिंग लेके आ जाता है। तो जब भी पजेसिव प्रोनाउन करोगे ना, इनके अंदर एक एंडिंग जरूर लगेगी। एंडिंग लगती है नॉमिनेटिव में, मेस्कुलिन में कुछ नहीं, फेमिनिन में ई, प्लूरल में ई, और न्यूट्रल में कुछ नहीं। आकुजेटिव में लगती है मेस्कुलिन में ईएन, फेमिनिन में और प्लूरल में ई, और न्यूट्रल में कुछ नहीं। डाटिव में लगती है ईएम, मेस्कुलिन एंड न्यूट्रल में,
और फेमिनिन में ER और प्लूरल में EN। ये एंडिंग याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, अगर दू आ रहा है तो हमेशा दाहिनी साथ में आएगा। अगर यहाँ पे ईहर आ रहा है तो ओयर ही आएगा, और अगर फॉर्मल यू आ रहा है तो कैपिटल ईहर आएगा। बस ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे मैंने ये बोला कि इज दिस योर फादर, तो मैंने बोला इज दिस योर फादर, तो इंग्लिश में तो पता ही नहीं चल रहा कि योर का मतलब तो ये भी योर है, ये भी योर है। देख लो मैंने लिखा है योर योर योर, पता ही नहीं चल रहा। हिंदी से बस पता चल सकता है, क्या ये तुम्हारे पापा हैं, तो इज दिस इज दास दाइन फाटर। क्या ये तुम सबके पापा हैं, इस्ट दास ओयर फाटर। तुम सबके का मतलब दो लोगों के भी तो हो सकते हैं, 50 के थोड़ी। यहाँ पे क्या ये आपके पापा हैं, तो इस्ट दास ईहर फाटर। क्या ये आप सबके पापा हैं, तो इस दास ईहर फाटर। केस कौन सा था, नॉमिनेटिव, तो इस वजह से कोई भी एंडिंग नहीं बनी। अब अगर मैंने बोला आई एम कॉलिंग योर फादर, तो इंग्लिश में पता नहीं चलेगा। मैं हिंदी में बोलूं मैं तुम्हारे पापा को कॉल कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं तुम्हारे पापा को, तो तुम्हारे पापा किस में चले गए, ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट में इश रूफर दाइनन फाटर अन, मैं तुम सबके पापा को कॉल कर रहा हूं, इश रूफर ऑयरन फाटर अन। मैं आपके पापा को कॉल कर रहा हूं, इश रूफर ईरन फाटर अन। मैं आप सबके पापा को कॉल कर रहा हूं, इश रूफर ईरन फाटर अन। बस यहां से ये कहानी खत्म। ठीक है, बस इसी तरीके से ये यूज होता है, बार बार यूज होता रहता है, हमेशा यूज होता रहेगा। A1 C2 B2 कोई भी लेवल हो, सब में ये यूज होता है। ये एक चार्ट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और इसी को यूज करते रहना। यहाँ पे आर्टिकल्स आपको दिए हुए हैं जो आपने A1 में ही सीखे थे, देयर, दी, दास, दी, नॉमिनेटिव। देन चेंज हो जाता है सिर्फ, यहाँ पे सारे चेंज हो जाएंगे। गेनेटिव अभी छोड़ दो, इंडेफिनेट भी है, गेनेटिव छोड़ दो। दाटिव आपको पता कैसे चलता है, सब्जेक्ट, वर्ब, पर्सन और थिंग। यहां ये सारे सेंटेंसेस किस केस में चल रहे हैं, दाटिव। Dem kennt ein Buch. Dem Lehrer die Hausaufgabe. Unserer Mutter Blumen. Den Studenten die Grammatik. Meinem Freund eine Nachricht. Dem Patienten eine Therapie. Ihrer Schwester einen Kaffee. Dem Kunden ein Auto. Seinem Bruder einen Brief. Meinen Eltern eine Geschichte. कहने का मतलब है ये सभी सेंटेंसेस में टू ऑब्जेक्ट्स हैं, पर्सन, डाटिव, थिंग, अपोजिट। अब जो भी कुछ कर रहे हो, डेफिनेट आर्टिकल लगा रहे हो तो देम लगा दिया। फेमिनिन में पॉजेसिव प्रोनाउन एंडिंग जो है वो क्या लगती है डाटिव में, ये यहाँ लग गई। प्लूरल में डेफिनेट आर्टिकल देन लगता है। मैस्कुलिन में ईएम एंडिंग लगती है, फेमिनिन में, है ना। तो ये बस आपको एंडिंग याद करके रखनी होगी। अब मुझे एक चीज आप मुझे एक चीज समझाओ, यहाँ पे देम किंड लिखा हुआ है, तो हम चाहें तो देम है, न्यूट्रल है, तो क्या हम चाहें तो इस चार्ट के थ्रू देम किंड लिखने की बजाय एम भी लिख सकते हैं, क्योंकि चार ही चीजें होगी। या तो मैस्कुलिन होगा कुछ, यानी कि देयर आर्टिकल होगा, या कोई भी चीज फेमिनिन होगी, दी आर्टिकल होगा, या कोई भी चीज न्यूट्रल होगी, दास आर्टिकल होगा, या कोई भी चीज प्लूरल होगी, दी आर्टिकल होगा। ऐसा ही होता है जर्मन में। तो जैसे आप पर्सन्स को करते हो कन्वर्ट, वैसे थिंग्स को भी जर्मन में कर सकते हो। तो चाइल्ड जो है
किंड जो है जर्मन में न्यूट्रल है, तो हम दास की जगह, दास किंड की जगह ईम लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं। हाँ, रिपीटेशन को कम करें। जैसे मैंने आपसे पूछा वाज गिब्स डू देम किंड, मैंने आपसे पूछा वाज गिब्स डू देम किंड, तो आपने कह दिया इश गेबर ईम आइन बू। भाई ये भी तो कर सकते हो ना आप। मैंने आपसे पूछा वाज गिब्स डू डाइनम ब्रूडर, तो ब्रूडर मैस्कुलिन है, तो आप कह सकते हो इश गेबर ईम आइन बुक। या तो आप ये कहते हैं कि इश गेबर माइनम ब्रूडर आइन बुक, ये भी सही है, पर ये बेसिक है। इसकी जगह आपने रिप्लेस करके क्या बोला, इश गेबर ईम आइन बुक। और वही अगर आपकी सिस्टर होती यहाँ, वाज गिब्स डू डाइनर श्वेस्टर, पहले तो ये हो गया डाटिव कि वाज गिब्स डू डाइनर श्वेस्टर। अब डाइनर श्वेस्टर बोलने की बजाय आप हर भी कर सकते हो, तो क्या करते कि इश गेबर, और फेमिनियन में क्या आएगा, फेमिनियन में क्या आएगा, ईहर। डाटिव में फेमिनियन में क्या आ जाएगा, ईहर। तो आपने क्या कर दिया, इश गेबर ईहर आइन बुक। जी साइक्ड देम लेरर द हाउस ऑफ बाबर, मैंने आपसे पूछा वाज साइक्स डू डाइनम लेरर, कि तुम अपने टीचर को क्या शो कर रहे हो, तो आप कह सकते हो इश साइगे। अब लेरर मैस्कुलिन है, तो मैस्कुलिन में क्या कर सकते हो, हिम के लिए डाटिव में ईम आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, इश साइग ईम दी हाउस ऑफ बाबर। नेक्स्ट है वियर शेंकन उनजरर मुटर ब्लूमन। अब मैंने आपसे पूछ लिया वाज शेंक्ट ईयर, वाज शेंक्ट ईयर ऑयरर मुटर, कि तुम सब अपनी मदर को क्या सेंड कर रहे हो, तो आप कह सकते हो वियर शेंकन, और हर के लिए क्या ईयर। हाँ, मुटर तो रिप्लेस हो गया ना ईयर से, तो वियर शेंकन ईयर ब्लूमन। तो देखो कितना शॉर्ट हो गया, कितना शॉर्ट हो गया ना, इतना बार बार लिखने की बड़ा जरूरत नहीं है आपको, इंग्लिश भी करती है। वॉट आर यू सेंडिंग टू योर मदर, तो आप बार बार योर मदर बोलो, इससे अच्छा हर लिख दो, आई एम सेंडिंग हर फ्लावर्स, हो गया ना, हर लैंग्वेज करती है तो ये भी तो करेगी। तो वैसे ही एयर अर्क्लेड देन स्टूडेंटन द ग्रामेटिक, कि ही इज एक्सप्लेनिंग टू द स्टूडेंट्स द ग्रामर। तो अगर मैं पूछूं वाज अर्क्लेड एयर देन स्टूडेंटन, तो आप देन स्टूडेंटन प्लूरल है, और प्लूरल में मैंने आपको बताया था डाटिव के अंदर क्या यूज होगा प्लूरल में, ईनन। स्मॉल या कैपिटल, यहां गलती मत कर देना, स्मॉल। बोलते टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलते टाइम तो सही जाएगा, पर लिखते टाइम अगर आपने लिख दिया कैपिटल, तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यू में और देम में तो रात दिन का अंतर है। मैंने बोला आई इनवाइट यू, और आपने समझ लिया आई इनवाइट देम, तो ये तो आपने पूरी क्लास को इनवाइट कर दिया, चलो सर ने बुलाया है। भाई देम में तो अंतर हो गया ना, तो क्या कर दोगे आप यहाँ, इश एयर एयर अर्क्लेट ईनन दी ग्रामेटिक, कि वो एक्सप्लेन कर रहा है उनको ग्रामर। और अगर आपने यहाँ कैपिटल लिख दिया, तो वो एक्सप्लेन कर रहा है आपको ग्रामर, जबकि वो तो उनको कर रहा है, तो ये मेजर डिफरेंस आ जाता है। आप एक कंपनी में काम करते हो, आप मेल लिख रहे हो अपने बॉस को, आपको लिखना था कैपिटल इनन, और आपने लिख दिया स्मॉल इनन, तो स्मॉल इनन में तो वो बॉस तो सोचेगा देम की बात हो रही है। आप यूँ लिख रहे हो आई एम सेंडिंग देम मेल, वो भी चक्कर में पड़ जाएगा, किसको भेज रहा है ये मेल, जबकि आपको उसको भेजना है। एक मैं बोलूँ आई एम सेंडिंग यू एन ईमेल, और एक मैं बोल दूंगा आई एम सेंडिंग देम एन ईमेल, तो देम में तो कंफ्यूजन हो गया ना कि किसकी बात कर रहा है ये, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट के अंदर इशिका माइनम फ्रॉइंड आइनर आक्रिस, तो माइनम फ्रॉइंड किसमें हो जाएगा, ईम। देम पाशियंटन ईम, श्वेस्टर ईहर, पुंडन मेस्कुलिन में है, तो ईम। ब्रूडर ईम, प्लूरल ईनर। इनको करने का सबसे अच्छा यही तरीका है
इसी को पकड़ लो और घर पे बैठे बैठे आराम से बार बार रिपीट करो। कैसे? देम किंड इन, देम लेरर इन, उंजरर मुटर ईयर, देन स्टूडेंटन प्लूरल है इनन, माइनम फ्रॉइड है इन, पाशियंटन है और ये मैस्कुलिन है, तो क्या आ जाएगा? इन, ईयर, इन, इन और इनन, प्लूरल है इनन, स्मॉल में इनन। तो बस ऐसे कर लो तो आपके दिमाग में फिट होता हुआ जाए। अब आप चाहो तो अपोजिटिव को भी रिप्लेस कर सकते हो। भाई जरूरी थोड़ी है वो अकेला ही होगा डाटिव, अपोजिटिव भी तो हो सकता है। तो उसको करने के लिए आप डाटिव से हटके किस पे चले जाओ? अपोजिटिव से। तो जैसे अपोजिटिव पे जाओगे तो वहां भी देर दी दास होता है, तो वहां का वहां याद रखना है आपको। जैसे मान लिया जाए यहाँ है आइन बुक, तो बुक होती है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल में इट के लिए क्या यूज होता है देख आपको याद होना चाहिए। तो इट होती है, तो इट के लिए अपोजिटिव में क्या आता है? एस। न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल था तो न्यूट्रल में एस आता है, मस्कुलिन में इन आता है, फेमिनिन में जी आता है और प्लूरल में जी आता है। हर ये वहां पे भी होगा अपोजिटिव में। तो मैंने बोला एस। प्लूरल में क्या देम के लिए क्या यूज करोगे? जी। प्लूरल में क्या यूज करोगे? जी। फेमिनिन में क्या यूज करोगे? जी, जी। और यहाँ फेमिनिन में क्या यूज करोगे? जी। फेमिनिन जी। मैस्कुलिन काफे तो मैस्कुलिन होती है, इन, इन नहीं ओनली इन, आई एच एन अपोजिट, ein auto IHN, ein auto S, einen Brief in, eine Geschichte feminine जी। क्योंकि अपोजिटिव में भी तो यूज होगा ना। मैंने बोला आई एम बाइंग ए टीवी, या फिर मैंने आपसे पूछा आर यू बाइंग ए टीवी, तो आपने बोला यस आई एम बाइंग इट। ऐसे इंग्लिश भी कर रही है तो जर्मन भी करेगी। मैंने पूछा कोएफ्स डू einen Fernseher, तो फेंजियर मेस्कुलिन है, या तो आप बोलोगे या इश काउफा आइनन फेंजियर, और या फिर आप मेस्कुलिन को रिप्लेस कर सकते हो किससे? मेस्कुलिन को अपोजिटिव में रिप्लेस किससे करोगे? इन से। अब कोई बोलेगा सर इंग्लिश अच्छी है, वो तो शुरू से ही बता रहे हैं अच्छी है, क्योंकि इंग्लिश हर नॉन लिविंग थिंग को क्या कर देती है? इट। आई एम बाइंग ए लैपटॉप, आर यू इंटरेस्टेड फॉर इट? आर यू बाइंग टीवी, फ्रिज, वॉट एवर, कुछ भी आ जाए, इंग्लिश सीधा सा क्या करेगी? इट। और जर्मन नहीं करेगी, क्योंकि जर्मन में कोई भी चीज क्या हो जाती है? मेल फीमेल न्यूट्रल। जैसे ही मेल फीमेल न्यूट्रल हुई तो वैसे ही सारी चीजें चेंज हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर आइनन फेंजियर आ रहा है तो हम उसे इट नहीं करेंगे, हम उसे क्या करेंगे? इन में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज दैट नाउन इज पर्टिकुलरली कंसिडर्ड मेस्कुलिन इन जर्मन। तो जब मेस्कुलिन कंसिडर हो गई तो सारा खेल मेस्कुलिनिटी पे ही चलेगा। आप उसको ये नहीं सोच सकते कि वो सिर्फ सब्जेक्ट में मेस्कुलिन है, वो सब में मेस्कुलिन है। आपने एयर का मतलब क्या सीखा? ई आर, एयर। एयर का मतलब ही होता है, और ही का मतलब कोई आदमी होता होगा या कोई मेल पर्सन होता होगा, पर ऐसा नहीं है। जर्मन में कोई भी चीज जिसका आर्टिकल देर होता है वो ये हो सकता है। जैसे मैंने सेंटेंस बोला है कि इश काउफर काउफ्स कोएक्स डू दीजन फेंजियर, क्या तुम ये टीवी बाय कर रहे हो? तो उसने कहा नाइन इश काउफर इन निस्ट, नो आई एम नॉट बाइंग इट, वाइल एयर आर्टिस्ट। तो एयर जो यूज हुआ है ना वो किसी मेल पर्सन के लिए यूज नहीं हुआ, वो किसके लिए यूज हुआ है? टीवी के लिए, क्योंकि टीवी अपने आप में क्या है? देयर है। आर्टिकल पे सब कुछ डिपेंड है जर्मन में। अगर वो देयर हो गया तो ये जो लाइन देख रहे हो ना आप, ये वाली लाइन, अगर वो देयर हो गया तो ये लाइन चल जाएगी, अब इधर इधर सब में चल जाएगी वो। और अगर वो फेमिनियन हो गया तो ये लाइन चल जाएगी, और अगर वो न्यूट्रल हो गया तो ये लाइन चल जाएगी, और अगर वो प्लूरल हो गया तो ये लाइन चल जाएगी, यहां से लेके यहां तक, एंड तक सब। अब वो चाहे नॉन, वो चाहे पर्सनल प्रोनाउन हो, पजेसिव हो,
आकुजेटिव हो, डाटिव हो, सब देर दी दास पे चलते हैं। ठीक है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से कर लेना है ताकि आपको ये कभी भी कंफ्यूजन ना हो। अभी हाँ, इनको आप अपोजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो ना, ये कर ही दिया आपने अपोजिटिव में, हो गया, ये सब अपोजिटिव में कन्वर्टेड है। अपोजिटिव की एक खासियत है इस चार्ट के अंदर, पता है क्या? एग्जैक्टली, जी जो है ना वो सब में सेम है। एक बार है ना आप इसकी फोटो ले लो, यहाँ ये जो मैंने किया है ना, ये सब, ये ऊपर सब्जेक्ट लगाया है, ऑब्जेक्ट लगाया है, देर दिदास लगाया है, इसकी एक फोटो ले लो आप, या फिर मैं स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो सबसे बेस्ट रहेगा, उसमें सब कुछ है। ठीक है, डन। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं आपको अपोजिटिव में एक चीज बहुत कॉमन है, वो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, देख के बताओ। जी को देखो दोनों केसेस, सब्जेक्ट में भी देखो और ऑब्जेक्ट में भी देखो। जी जो है दोनों ही केसेस में, सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में देखो क्या हो रहा है। जी जो है वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट समझ के ऑब्जेक्ट लगा दिया तो भी सही हो जाओगे, सब्जेक्ट समझ के ऑब्जेक्ट लगा दिया तो भी समझ लगे जैसे हो जाओगे, ऑब्जेक्ट समझ के सब्जेक्ट लगा दिया तो भी सही हो। सिर्फ ज्यादा लर्न करना है आपको डाटिव को। ये चार्ट आपको ऐसे ही लर्न कर लेना है, जैसे नर्सरी क्लास में आपने क्या सीखा था, ABCD। आप कुछ भी भूल जाओ इस दुनिया की कोई भी पढ़ाई, पर काउंटिंग कभी नहीं भूलोगे, और क्या नहीं भूलोगे, ABCD। वो तो मर के ही निकलेगी हमारे अंदर से, है ना। ऐसे ही आपको ये जरूर याद रखना है, जब आप बूढ़े हो जाओ, कोई पूछे कि आपने जर्मन सीखी तो थी पर आपको आता कुछ भी नहीं है, तो आप बोलो नहीं मुझे आता है, अभी एक चार्ट बनाता हूँ तो उससे वो भले ही आप भूल गए पूरी जर्मन, पर वो सुनने वाला देखने वाला सोचेगा कि अरे यार इसको आती है, अभी भी बूढ़ा हो गया पर आ रही है इसको अभी भी जर्मन। और वैसे भी बूढ़े होके कहाँ जर्मन के साथ रहोगे आप, बिना बात परेशान थोड़ी होंगे। बुढ़ापा बहुत सही रहता है, बचपन सबसे छोटा जो स्कूल नहीं जाता बच्चा, और उसके बाद बुढ़ापा, उन दोनों में सही रहता है, क्योंकि इनमें कोई टेंशन रहती है फिर आखिरी में। हालांकि वो तो अलग बात है कि दांत वांत सब टूट टाट जाते हैं, खाने को कुछ होता नहीं है। ओके, तो ये चीजें बस आपको ध्यान रखनी है, प्लीज अच्छे से आपको इस चार्ट को रट लेना है। तो ये अपोजिटिव क्यों हो रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को बहुत क्लियरली मेंशन है कि अपोजिटिव ये सेंटेंसेस क्यों हो रहे हैं, बताओ। ये सेंटेंसेस अपोजिटिव क्यों हो रहे हैं, वन ऑब्जेक्ट, 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 और ये वन ऑब्जेक्ट। ये जी कैपिटल है यानी ये क्या है, ठीक है। और ये दू सब्जेक्ट था और ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे पता चल जाएगा आप लोगों को, है ना, अपोजिटिव और डाटिव। तो ये सारे के सारे अपोजिटिव और डाटिव का आपको मीनिंग हमेशा पता चल जाएगा कि क्यों यूज हो रहा है। इस जेयर डिश ये डेंट आ गया अपोजिटिव है, मिश अपोजिटिव है, उनजरे ग्रो सेल्टन अपोजिटिव है, इन अपोजिटिव है, माइनर फैमिली अपोजिटिव है, इन कंप्यूटर थिंग आ गई। ध्यान रखना जब ऑब्जेक्ट सिर्फ एक होता है, तो चाहे वो पर्सन हो चाहे वो थिंग हो,
बट वो कंसिडर कौन सा रहेगा? ओनली अकोजाटिव। कंप्यूटर था तो भी अकोजाटिव था, और उनजरे ग्रोसेल्टन था तो भी वो तो दोनों साथ में आ जाएंगे ना, तब होगा वो डाटिव। Ich brauche eine Hilfe. Der Hund jagt die Katze. Wir lernen Deutsch. Ich finde es sehr wichtig. Den Patienten einen Äpfel, die Tür, das Buch. ये सब के सब क्या है? अपोजिट है।